जून 25, 1975 को रातों रात प्रेसिडेंट फराकुद्दीन अली अहमद इमरजेंसी लागू कर देते हैं। किसी को भी पता नहीं होता है कि इमरजेंसी लगने वाली है। ये कहा जाता है कि आर्टिकल 352(1) को इन्वोक करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस वक्त इमरजेंसी को रातों रात लागू कर दिया। अगर इसको और डेप्थ से देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त वो तो सिर्फ और सिर्फ एक प्यादा थे उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के। ये जो पूरा इमरजेंसी का खेल किया गया था ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली इंदिरा गांधी ने किया था और उनके कुछ बहुत ही क्लोज्ड फ्रेंड्स और एलाइज ने मिलके। ना उनके कैबिनेट में किसी को पता था कि इमरजेंसी लगेगी, ना ही कंट्री में किसी और को पता था, ना ऑपोजिशन को पता था, ना जर्नलिस्ट को पता था, किसी को कुछ नहीं पता था। बस एक रात हमारी इंडिया सोई और अगले दिन जब उठी तो इमरजेंसी लग चुकी थी। हेलो पीपल, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्यास फेयर और आज हम इसी इमरजेंसी के बारे में समझेंगे कि ये इमरजेंसी क्यों लगाई गई और कैसे लगाई गई। 1975 के लॉस के हिसाब से इमरजेंसी तभी लगाई जा सकती थी जबकि कोई बहुत ही बड़ा खतरा हमारे देश को, वो एक्सटर्नल भी हो सकता था या वो इंटरनल सिक्योरिटी भी हो सकती थी। ये जो 1975 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने, या फिर कहना चाहिए इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई वो ये कह के लगाई कि इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। असल में हमें आज ये समझ में आएगा कि इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ कंट्री को थ्रेट नहीं था, इंदिरा गांधी की प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी थी उसको एक्चुअली थ्रेट होने लगा था। उन्हीं के लॉस की वजह से, उन्हीं के ड्यूटीज ना पूरी करने की वजह से, और उनको ये समझ में आने लगा था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये कुर्सी मुझसे छीन ली जाएगी। इमरजेंसी लगाने के लिए जो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, जैसे किसी भी लॉ को पास करने के लिए होती है या किसी भी डिसीजन को लेने के लिए होती है, वो होता है रूलिंग पार्टी को एटलीस्ट अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ डिस्कशन करना पड़ता है, प्रोज और कॉन्स समझने पड़ते हैं और तब जाके डिसीजन लिया जाता है। इमरजेंसी लगाने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया, 25 जून 1975 को रात में इमरजेंसी लगा दी गई। प्रेसिडेंट के पास जाके साइंस करवा लिए गए और जब इमरजेंसी लग गई उसके बाद उन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को 26 जून को सुबह 6 बजे बुलाया कि इमरजेंसी तो लगा दी है, अब चुपचाप आप इसको अप्रूव कीजिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। एक अकेला आदमी अपने 2-4 क्लोज लोगों को मिलके इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता है? और सुबह 6 बजे उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स मान भी गए। ये पूरा जो प्रोसेस था, ये पूरी जो प्रक्रिया थी, ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। अब हम समझते हैं कि उस दिन शाम को 6 बजे 25 जून को ऐसा हुआ क्या जिसके बाद इमरजेंसी लागू की गई। तो शाम को 6 बजे इंदिरा गांधी का जो रेजिडेंस है सफदरजंग दिल्ली में, वहाँ पे उस टाइम के वेस्ट बंगाल के सीएम जो थे सिद्धार्थ शंकर रे, उसके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएन धर, आरके धवन और संजय गांधी आते हैं। और वहाँ पे जो रे थे वो ड्राफ्ट प्रेजेंट करते हैं इमरजेंसी का इंदिरा गांधी को और ये बोलते हैं कि हम ये इमरजेंसी लागू करते हैं, ये साइड करते हुए कि इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है कंट्री की। करीब करीब 7-7:30 बजे इंदिरा गांधी फोन करती हैं फराकुद्दीन अली अहमद को, जो उस टाइम इंडिया के प्रेसिडेंट थे, और उनको बताती हैं फोन कॉल पे ही कि गवर्नमेंट इस तरह से इमरजेंसी लगाना चाहती है। फराकुद्दीन इस बात को वर्बली यस बोलते हैं और आके मिलने के लिए बोलते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब। तो 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे BN मलिक और जो सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स थे, इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करने के जो ऑफिशियल्स थे, उनको ऑर्डर्स दिए गए कि इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाए। इसी के साथ साथ जो उस टाइम के इंटेलिजेंस थी और जो पुलिस थी उनको इन्फॉर्म करा गया कि ऑपोजिशन लीडर्स के मास अरेस्ट को तैयार किया जाए। 9:30 से 10:30 के बीच में इंदिरा गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंचती हैं और वहां पे प्रेसिडेंट अली अहमद से इमरजेंसी के ड्राफ्ट पे साइन कराती हैं। प्रेसिडेंट भी ये फॉर्मेलिटी की तरह पूरी करते हैं और जो कैबिनेट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था उसको नजरअंदाज करते हैं।
सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी के कहने पे ये सिग्नेचर्स कर दिए जाते हैं प्रेसिडेंट। और इस तरह से ऑफिशियल टाइम के हिसाब से 10:45 रात में इमरजेंसी को लागू किया जाता है। 11 बजे से 12 बजे के बीच में जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स थे उस टाइम के, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, ये सारे न्यूज़पेपर्स की इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है ताकि सुबह का न्यूज़पेपर प्रिंट ना हो सके। इमरजेंसी लागू कर दी गई है, इस बात की घोषणा कर दी जाती है ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू। इसके साथ में सारे न्यूज़पेपर्स के ऊपर सेंसरशिप इम्पोज कर दी जाती है। जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स थे उनकी टेलीफोन लाइन कट कर दी जाती है। 12 बजे से 3 बजे के बीच में पुलिस और इंटेलिजेंस के लोग ऑपोजिशन के जितने भी बड़े बड़े नाम थे और जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट थे, ऐसे कई 100 लोगों को अरेस्ट कर लेते। जो इसमें बहुत बड़े नाम थे वो थे LK आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, राज नारायण, जयप्रकाश। इन सबको 3 बजे के करीब करीब कस्टडी में ले लिया जाता है। सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी के घर पे ही कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है और एक फॉर्मेलिटी की तरह कैबिनेट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि रात में इमरजेंसी लगा दी गई है। जबकि होना क्या चाहता था, पहले कैबिनेट से पूरा डिस्कशन करना चाहिए था और उसके बाद अगर सबकी सहमति होती तब इमरजेंसी लागू करवाई जाती। लेकिन सिर्फ एक आदमी के कहने पे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया गया। जब कैबिनेट इंदिरा गांधी के घर पे आया तो उनमें से कई मिनिस्टर्स को बहुत ताज्जुब हुआ कि बिना पूछे ही एकदम से इमरजेंसी लगा दी गई। लेकिन इंदिरा गांधी का इतना डर था, इतना खौफ था कि किसी ने भी किसी भी तरह की आपत्ति नहीं दिखाई और एक फॉर्मेलिटी की तरह इस पे भी साइन कर दिया गया। फाइनली सुबह 9 बजे इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो पे आई और उन्होंने खुद ये बताया देश की जनता को कि प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लागू कर दी है पूरे हिंदुस्तान में क्योंकि इंटरनल थ्रेट है हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को। जबकि वो इंटरनल थ्रेट सिक्योरिटी को नहीं था, इंदिरा गांधी को और उनकी कुर्सी को था। अब ये जो मास अरेस्ट हुए, ये जो टेलीफोन लाइंस को कट कर दी गया, ये जो भी सब चीजें हुई, ये एक स्पेसिफिक लॉ के अंतर्गत हुई। एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल लॉ था जो इंडिया में आया था 1971 में, जिसको हम कहते हैं मीसा लॉ, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। तो इस लॉ के अंदर गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, उसको बहुत ज्यादा पावर मिली होती है। वो अगर ये समझ जाती है कि इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है तो इसके अंतर्गत वो किसी को भी डिटेन कर सकती थी विदाउट ट्रायल। अगर कोई क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट को तो उसको अरेस्ट किया जा सकता था। किसी की भी टेलीफोन लाइंस को टैप किया जा सकता था और गवर्नमेंट को उसकी सारी रिपोर्ट दी जा सकती थी। और किसी की भी प्रॉपर्टी को विदाउट वारंट सर्च भी किया जा सकता था और उसको सीज भी किया जा सकता था। इस लॉ का इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान पूरा उपयोग किया और इस लॉ को इमरजेंसी के बाद चेंज भी किया गया बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस डिसीजंस। सिटीजन्स को सब कुछ पता होना चाहिए, इसके लिए हमारी कंट्री में एक एक्ट है जिसे कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग जर्नलिस्ट्स एक्ट 1951। इस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई जर्नलिस्ट न्यूज़पेपर या रेडियो कुछ रिपोर्ट करता है फेथफुली तो वो अरेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो अपना काम कर रहा है, वो प्रोटेक्टेड होता है अरेस्ट से। इसी तरह अगर पार्लियामेंट के डिबेट्स के दौरान वो कुछ भी अपने न्यूज़पेपर में बताता है या पब्लिश करता है या स्टेट करता है, वही डिस्कशंस जो पार्लियामेंट में हो रहे हैं, तो कोई भी उसे अरेस्ट नहीं कर सकता है। ये एक्ट ये जर्नलिस्ट्स को एक तरह से बचा के रखती है। पर जैसे ही इमरजेंसी को लागू किया गया, ये एक्ट खत्म कर दी गई, सीज कर दी गई। सेंसरशिप के रूल्स और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किसी भी जर्नलिस्ट को कोई भी क्रिटिसिज्म पब्लिश करने की मनाही थी। अगर वो ऐसा करते तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता।
पार्लियामेंट में डिबेट के दौरान जो भी डिस्कशंस होते थे वो भी कहीं भी पब्लिश करना अलाउड नहीं था, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट के हो चाहे वो ऑपोजिशन के ही क्यों ना हो। इंदिरा गांधी ने ये मेक श्योर किया कि सिटीजन्स को कुछ भी ना पता चले। इसके अलावा प्रेस सिर्फ और सिर्फ वही छाप सकती थी जो दूरदर्शन अप्रूव कर रहा था, एक तरह से जो इंदिरा गांधी अप्रूव कर रही थी। इस तरह से देखा जाए तो जो इमरजेंसी को लागू किया गया उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो बुनियादी तौर पे बिल्कुल गलत थी, जैसे कि बिना कैबिनेट की मंजूरी के इमरजेंसी लागू कर दी गई। डिक्टेटरशिप की तरह सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के कहने पे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया गया, लॉज को तोड़ मड़ोड़ के यूज किया गया और किसी से भी कुछ भी कहने का हक छीन लिया गया। एक तरह से पूरी तरह से डिक्टेटरशिप को लागू कर दिया गया था। 1977 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट हटी और जनता पार्टी रूलिंग पार्टी बनी, तब शाह कमीशन की एक इंक्वायरी बैठाई गई जिसके अंतर्गत ये समझा गया कि इमरजेंसी में एक्चुअली हुआ क्या था और जो भी कुछ हुआ था वो कितना सही था और कितना गलत था। मई 1977 में शाह कमीशन को बैठाया गया। ये पूरा कमीशन जस्टिस जे.सी. शाह के अंडर काम कर रहा था और यहाँ इंक्वायरी की गई कि इमरजेंसी के दौरान किस तरह से पावर का मिसयूज किया गया था, किस तरह से ऑपोजिशन लीडर्स को गलत अरेस्ट किया गया था, डिटेंशन हुआ था, प्रेस की सेंसरशिप हुई थी, स्टेरलाइजेशन जैसी गलत चीज़ें की गई थी, प्रैक्टिसेस की गई थी और पर्सनल यूज़ ऑफ पावर किया गया था। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 78 और 79 में उस टाइम जनता पार्टी को मोरारजी देसाई को सबमिट की थी। शाह कमीशन ने सबसे पहले ये बताया कि इमरजेंसी लागू करने का जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, जो होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ डिस्कशन, और उस डिस्कशन के बाद ही ये डिसीजन लेना कि इमरजेंसी लगाई जाएगी कि नहीं। इस तरह का कोई भी डिस्कशन कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ नहीं किया गया था, ना ही कोई प्रपोजल सर्कुलेट किया गया था कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास कि ऐसा हम कुछ करने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ने साइन करा था सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी की ओरल एडवाइस के ऊपर। प्रेसिडेंट ने भी इस चीज को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि कैबिनेट मिनिस्टर्स का एक्चुअल इसमें कोई रोल है कि नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी के कहने के ऊपर सिग्नेचर्स कर दिए और इमरजेंसी को लागू कर दिया। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। कमीशन ने बताया कि 26 जून 1975 को सुबह 6 बजे कैबिनेट मिनिस्टर्स की फाइनली मीटिंग हुई थी, वो भी इंदिरा गांधी के घर पे, और वहाँ पे एक फॉर्मेलिटी की तरह उनको सिर्फ इन्फॉर्म किया गया था कि हमने ये कर दिया है और अब आप एक फॉर्मेलिटी के तौर पे सिग्नेचर्स कर दीजिए। इमरजेंसी एक रात पहले ही लगा दी गई थी। ऑपोजिशन के लीडर्स पहले ही डिटेन कर लिए गए थे, अरेस्ट कर लिए गए थे, एक्टिविस्ट्स का मुंह बंद कर दिया गया था, जितना भी प्रेस था, जितना भी मीडिया था, सब पे सेंसरशिप की गाइडलाइंस लगा दी गई थी और सुबह एक फॉर्मेलिटी की तरह मिनिस्टर्स को ये चीज़ बता दी गई थी, इन्फॉर्म कर दी गई थी। फाइनली शाह कमीशन ने ये बोला कि इस पूरे इमरजेंसी के एपिसोड से हमें ये पता चलता है कि न कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखा गया, न लॉज को रखा गया, न जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया गया। सिर्फ एक डिक्टेटरशिप की तरह एक डिक्टेटर के कहने पे ये पूरा डिसीजन ले लिया गया और सिग्नेचर्स कर दिए गए, अरेस्ट हो गए, इतने बड़े बदलाव और चेंजेस कर दिए गए। किसी ने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया उस रूलिंग गवर्नमेंट के अंदर। एक तरह से जितनी भी पावर थी वो इंदिरा गांधी के हाथ में थी, एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था एक इंसान के हाथ में और उनके 2-4 क्लोज्ड वंस के हाथ में। इमरजेंसी के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो बिल्कुल भी एक डेमोक्रेसी में नहीं होती हैं। सबसे पहले तो जो हमारे सिटीजन्स हैं उनका जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ख़त्म कर दिया। जैसे आर्टिकल 19 के अंडर हमारे सिटीजन्स के पास जो फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको ख़त्म कर दिया गया क्योंकि ऑपोजिशन और जो ऑपोजिशन के लीडर्स थे वो इंदिरा गांधी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चनिंग कर रहे थे। इमरजेंसी के पहले इंदिरा गांधी के फ्लॉज को, उनकी गवर्नमेंट की जो नाकामयाबियाँ थी उनको जो हाईलाइट कर रहे थे,
इसलिए इमरजेंसी के दौरान इन सारे ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, क्योंकि मीडिया सिटीजन्स को सच्चाई दिखाती थी, क्योंकि मीडिया ये बताती थी कि जो गवर्नमेंट है, जो रूल कर रही है गवर्नमेंट, वो क्या क्या नहीं कर पा रही है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। इसलिए इमरजेंसी के दौरान उस मीडिया का भी मुंह बंद कर दिया गया। और अपनी खामियों को छुपाने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी कम करना इंदिरा गांधी की एक मेन एजेंडा था पावर में आने के पहले, जो वो पूरा नहीं कर पा रही थी। तो पॉवर्टी को कम करने के लिए उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें करने लगा इमरजेंसी के दौरान, जैसे कि लोगों को जबरदस्ती स्टेरलाइजेशन करना और सिटीज को सुंदर दिखाने के लिए, समृद्ध दिखाने के लिए जो स्लम एरियाज थे, उन स्लम एरियाज में से लोगों को जबरदस्ती निकाल देना, उनको रीलोकेट करना, ताकि अर्बन एरियाज खूबसूरत लगे, लोगों को ये लगे कि यहाँ पे तो डेवलपमेंट हो रहा है, सुंदरता बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, जबकि ये सिर्फ ढका जा रहा था, इसको सिर्फ ऊपर से पेंट किया जा रहा था इमरजेंसी की आड़ में। तो इंदिरा गांधी ने वो हर चीज की जो नहीं करनी चाहिए थी इस इमरजेंसी के आड़ में, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी कुर्सी बच सके। अब इसके बाद हम समझते हैं आखिर ये कुर्सी बचाने की नौबत आई क्यों, आखिर ऐसा क्या किया इंदिरा गांधी और उनकी गवर्नमेंट ने कि इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस को लिया गया और जबरदस्ती लागू किया गया, एक डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप बनाया गया। इमरजेंसी के पहले एक सीरीज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स चले थे। इसमें एक जो बहुत बड़ा इवेंट आता है वो आता है राजनारायण का इवेंट। राजनारायण सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर केस किया था। उन्होंने इंदिरा गांधी की लीगैलिटी को चैलेंज किया था इलाहाबाद कोर्ट में, ये कहते हुए कि जो उन्होंने 1971 में इलेक्शंस लड़े थे और जीते थे रायबरेली से, उसमें बहुत सारी कमियां थी, खामियां थी और इंदिरा गांधी ने अपनी पावर का, अपने ऑफिस का गलत यूज़ किया। उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शन की कैंपेन्स के लिए स्टेट की मशीनरी को यूज़ किया। जितना भी कॉस्ट आया, जितना भी खर्चा हुआ, जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी, वो सब उन्होंने उन सारी चीज़ों का बिल स्टेट पे फाड़ा। जगमोहन लाल, जस्टिस जगमोहन लाल जो इस पूरे केस को देख रहे थे, उन्हें ये भी पता चला कि इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शंस में ऑन ड्यूटी ऑफिसर के सर्विसेज को यूज़ किया। उस ऑफिसर का नाम था यशपाल कपूर। उसके अलावा ये भी पता चला कि कैंपेन के दौरान जो ज़रूरतें थीं, जैसे कि लाउड स्पीकर्स हो गए, रेस्ट रूम्स हो गए, कैंपेन के लिए जो भी आपको टेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो भी छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, उन सारी चीज़ों का कॉस्ट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेयर किया। क्यों? ऐसा क्यों किया गया? ये सिर्फ और सिर्फ पावर का गलत यूटिलाइजेशन था। ये सारी चीज़ें सच साबित हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट को पता चला कि इंदिरा गांधी एक्चुअली कल्प्रिट हैं और इसकी वजह से हाई कोर्ट ने यह डिसीजन लिया कि इंदिरा गांधी अगले 6 साल तक इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी को 6 महीने का समय दिया गया कि सिर्फ 6 महीने वो पीएमओ ऑफिस में रह सकती हैं और उसके बाद उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इस डिसीजन पे स्टे लेने के लिए इंदिरा गांधी और उनके एलाइज सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कृष्ण अय्यर ने इसको खारिज किया और हाई कोर्ट के डिसीजन को मान्यता दी। एक तरह से 6 महीने के अंदर इसके बाद इंदिरा गांधी की कुर्सी उनसे छीन ली जाने वाली थी। इसके अलावा इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के अंडर कंट्री में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था, इतनी ज़्यादा पॉवर्टी थी, इतना ज़्यादा करप्शन था कि लोग, सिटीजन्स, ऑपोजिशन, हर कोई इंदिरा गांधी से बहुत नाराज़ था। इसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे कंट्री में। अब यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं था, ये सारे प्रोटेस्ट एक तरह से थ्रेट थे इंदिरा गांधी की कुर्सी को, इंदिरा गांधी की नाकामयाबियों को हाईलाइट कर रहे थे ये प्रोटेस्ट। इसमें से जो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, एक मूवमेंट था, वो था गुजरात से मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई इस तरह का एक प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे। अब अगर मोरारजी देसाई को समझा जाए तो वो पहले कांग्रेस के ही पार्ट थे, लेकिन 1967-69 में
वो कांग्रेस से अलग हो गए कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से कांग्रेस पार्टी, और उन्होंने कांग्रेस ओ जो है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन नाम की पार्टी बनाई। तो गुजरात में जो बहुत बड़ा एक आंदोलन छेड़ा था मोरारजी देसाई ने, ये धीरे धीरे बिहार में भी पहुंच गया था, और बिहार में जयशंकर नारायण की लीडरशिप के अंडर ये मूवमेंट बहुत बड़ा बन गया था। जयशंकर नारायण भी 1947 तक कांग्रेस का ही हिस्सा थे, लेकिन 1948 में वो कांग्रेस से अलग हो गए थे और उन्होंने अपनी खुद की एक सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी जो थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ये दोनों गुजरात और बिहार के मूवमेंट्स इतने बड़े हो गए थे कि पूरे देश ने इनको समझा, इनको महसूस किया, इनको अपनाया, और इस वजह से इंदिरा गांधी का डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये मूवमेंट्स पूरी तरह से जेन्युइन थे क्योंकि आम आदमी बहुत परेशान था। जो एक तीसरा बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ वो 1974 का था। तो 1974 में जितनी भी रेलवे के कर्मचारी थे वो सबके सब स्ट्राइक पे चले गए। ये जो पूरा मूवमेंट था ये जॉर्ज फर्नांडिस ने लीड किया था। करीब करीब 1.7 मिलियन रेलवे के एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे चले गए थे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री एक तरह से रुक सी गई थी। ये 3 बड़े बड़े इंसिडेंसेस जो हुए थे, सबसे पहले जब इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी को कल्प्रिट माना, कल्प्रिट पाया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे भी नहीं लगाया। दूसरा, जो करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी से लड़ने के लिए मोरारजी देसाई ने और जयप्रकाश नारायण ने बिहार में और गुजरात में जो मूवमेंट चलाया। और तीसरा, जो जॉर्ज फर्नांडिस के अंडर एक स्ट्राइक की गई 1.7 मिलियन रेलवे एम्प्लॉयज द्वारा। ये 3 बड़े बड़े इंसिडेंसेस थे जिसने फाइनली इंदिरा गांधी को हिला दिया। उनकी कुर्सी उनसे ऑलमोस्ट छिनने ही वाली थी, और इसको रोकने के लिए, खुद को बचाने के लिए उन्होंने फाइनली इमरजेंसी लागू कर दी। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब। ये तो 3 बड़े बड़े इंसिडेंसेस थे, लेकिन ये अकेले इंसिडेंसेस नहीं थे। पूरे देश में बहुत कुछ चल रहा था जो इंदिरा गांधी की नाकामयाबियां थी, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब चीजें बहुत बढ़ गई थी। कांग्रेस गवर्नमेंट इंदिरा गांधी के अंडर जब पावर में आई तो उन्होंने प्रॉमिसेस तो बड़े किए थे, हम गरीबी को हटाएंगे, हम अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करेंगे, लेकिन वो डिलीवर कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इस वजह से जितनी भी बड़े बड़े लीडर्स थे वो एकजुट होने लगे थे ऑपोजिशन में। जो कांग्रेस से ही अलग हुई कांग्रेस की पार्टीज थी, जैसे कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है, कांग्रेस आर है, वो सब एकजुट होने लगी थी। आरएसएस है, एबीवीपी है, ये सब इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जाने लगी थी क्योंकि आम आदमी बहुत परेशान था, बहुत तकलीफ में था, और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही थी, वो सिर्फ फेल हो रही थी। ये बड़े बड़े और छोटे छोटे मूवमेंट्स पूरे देश में चल रहे थे। सिटीजन्स इंदिरा गांधी से बहुत ज़्यादा नाखुश थे। ये सब चीज़ें इंदिरा गांधी देख रही थी, समझ रही थी, पर उनसे संभल नहीं रहा था कुछ भी। ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सीधे सीधे इमरजेंसी लगा दी। हालात इतने बुरे हो गए थे कि देश में इन्फ्लेशन रेट 20% से भी ऊपर चला गया था, और दूर दूर तक ऐसे कोई भी डिसीजंस नहीं लिए जा रहे थे, ऐसे कोई भी लॉज पास नहीं किए जा रहे थे कि ये इन्फ्लेशन रेट कम किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके, बल्कि किया क्या गया, सबका मुंह बंद करने के लिए 1975 में बिना किसी को बताए हुए एक अकेले इंसान ने इमरजेंसी लगा दी। इस तरह की पावर उस एक अकेले इंसान ने अपने पास रखी हुई थी। पूरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा था। ये सारे प्रॉमिसेस जो इंदिरा गांधी के थे वो अनफुल्ड प्रॉमिसेस की ही वजह से हो रहा था। जैसे कि दिल्ली में काउ स्लॉटर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे, इंदिरा गांधी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में बाल ठाकरे प्रोटेस्ट कर रहे थे, मूवमेंट्स कर रहे थे यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। बाल ठाकरे ने बोला था
कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि एम्प्लॉयमेंट की सर्च करते करते नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट से लोग वेस्ट इंडिया में आ रहे हैं, महाराष्ट्र में आ रहे हैं। इसकी वजह से जो महाराष्ट्र में रहने वाला जो मराठी आदमी है, जो एक्चुअली वहाँ के रिसोर्सेज को डिजर्व करता है, वो रिसोर्सेज उसको मिल नहीं पा रहे हैं। ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बन गया था बाल ठाकरे द्वारा महाराष्ट्र में। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने एक और प्रॉमिस किया था कि जो जमींदारी सिस्टम है उसको खत्म किया जाएगा कंट्री में, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। इसकी वजह से नक्सलवादी वेस्ट बंगाल में बहुत बढ़ गए। ये इसलिए हुआ था क्योंकि लैंड रूल्स को रिफॉर्म नहीं किया जा रहा था। जो इंदिरा गांधी ने प्रॉमिस किया था कि सोसाइटी में इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दी जाएंगी, जमींदारी सिस्टम जैसी चीज़ को ख़त्म किया जाएगा, पर वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इस वजह से वेस्ट बंगाल में नक्सलाइट्स बढ़ गए थे, वहाँ पे अलग तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे। देखा जाए तो इंदिरा गांधी की नाकामयाबियाँ इतना ज़्यादा थीं, इतनी ज़्यादा उनके चैलेंजेस थे कि चीज़ें उनके हाथ से फिसलती जा रही थी। इन चैलेंजेस को दूर करने के बजाय खुद को और अपनी कुर्सी को और अपने परिवार को बचाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। सब कुछ रोकने के लिए, अपनी पावर को बचाने के लिए, ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए उन्होंने ऑपोजिशन के अरेस्ट कराए, डिटेंशंस कराए, इनफिनाइट पीरियड के लिए बिना ट्रायल्स के उन सबको जेल में बंद कर दिया। इमरजेंसी के लागू होते ही इंदिरा गांधी के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर थी। उन्होंने ना जुडिशरी की सुनी, ना कॉन्स्टिट्यूशन की सुनी, ना उन्होंने कोर्ट की सुनी, उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और सिर्फ सारी पावर अपने हाथ में रखी गई। सेंट्रलाइज्ड पावर हो गई थी एक इंसान के हाथ में। एक तरह से हम कह सकते हैं ऑटोक्रेसी हो गई थी हमारे कंट्री में। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया गया। ना आप जुडिशियल रिव्यूज़ कर रहे थे, ना आपने प्रेस को कोई पावर दे रखी थी, ना आपके कैबिनेट के मिनिस्टर्स के पास कोई भी फ्रीडम था कोई भी डिसीजन लेने का। एक तरह से सिर्फ एक इंसान पूरे देश को चला रहा था और बाकी सबको चुप करा दिया गया था। इमरजेंसी के दौरान जो गवर्नमेंट थी वो कोई पूरी एक पार्टी, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं थी, वो गवर्नमेंट अकेले इंदिरा गांधी थी और इनके 2-4 क्लोज्ड वंस थे। जो भी लॉज आते थे, जो भी चीज़ें डिक्लेयर की जाती थी, जो भी डिसीजंस लिए जाते थे, वो सीधे पीएमओ ऑफिस से आते थे। कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसे डिसीजंस को, ऐसे लॉज को पास करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर्स और ऑपोजिशंस के साथ प्रॉपर डिस्कशंस होते थे, प्रॉपर एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता था। पर इमरजेंसी के दौरान ये कुछ भी नहीं हो रहा था। इंदिरा गांधी जो चाहती थी, उनके 2-4 उनके करीबी मित्र जो थे, जो वो चाहते थे, वो पीएमओ ऑफिस से डिक्लेयर कर दिया जाता था और सबको मानना होता था। जो गवर्नमेंट की पावर थी वो पर्सनलाइज कर दी गई थी। अब गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट स्वयं इंदिरा गांधी थी और उनके 2-4 जो करीबी मित्र थे, जिसमें से उनका सबसे बड़ा जो क्लोज्ड इंसान था वो उनका खुद का बेटा संजय गांधी थे। संजय गांधी के पास कोई भी ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी गवर्नमेंट में, ना वो किसी कैबिनेट को हेड कर रहे थे, ना वो कोई मंत्री थे, ना वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। संजय गांधी कुछ भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके पास इमेंस पावर थी। जो भी डिसीजंस थे, जो भी लॉज थे, वो किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू पास नहीं हो रहे थे उस वक्त, वो सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी के थ्रू पास हो रहे थे। अगर हम संजय गांधी की बात करें तो जैसे कि हमने बताया, उनके पास कोई भी पोजीशन नहीं थी ऑफिशियली, लेकिन वो हैंडल हर चीज़ कर रहे थे अनऑफिशियली। जितने भी लॉज पास होते थे उसमें उनका से होता था। जो उस टाइम की यूथ कांग्रेस थी, जो भी पार्टीज थी, उसके ऊपर संजय गांधी का पूरा कंट्रोल होता था। संजय गांधी के पास इतनी पावर थी कि वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर को, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को नकार भी सकते थे और एक्सेप्ट भी कर सकते थे। उस टाइम के जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे, उस टाइम के जो बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिशियंस थे, उस टाइम के इवन जो चीफ मिनिस्टर्स थे बहुत सारे, वो सिर्फ और सिर्फ संजय गांधी की बटरिंग करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर पावर में रहना है, अगर इस देश में कुछ करना है, तो सिर्फ और सिर्फ संजय गांधी के थ्रू ही हो सकता है। क्योंकि संजय गांधी के पास अगेन इमेंस पावर, अनऑफिशियली ही सही, लेकिन वो हमारी कंट्री को रूल कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंदिरा गांधी के बेटे थे।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स में भी नेपोटिज्म बड़े अच्छे से प्रैक्टिस किया जा रहा था एक स्पेसिफिक परिवार द्वारा। अब ये पॉलिटिक्स में संजय गांधी का नेपोटिज्म को इससे समझा जा सकता है कि संजय गांधी का एक सपना था। वो सपना ये था कि वो इंडिया में लो कॉस्ट गाड़ी लॉन्च करें जो इंडिया के मिडिल क्लास को हेल्प करे, जो इंडिया का मिडिल क्लास अफोर्ड कर सके। तो 1970 में संजय गांधी ने ये प्रपोजल सबमिट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन था? उनकी खुद की माँ जो थी मिसेस इंदिरा गांधी। तो ये प्रपोजल को बिना किसी प्रॉपर रिसर्च के, बिना उसको प्रॉपरली समझे बस पास कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सिर्फ एक परिवार के लिए चलती थी, ना कि देश के लिए चलती थी। तो ये प्रपोजल को पास भी किया गया और इसके बाद 1970 में ही मारुति लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई जिसके एमडी थे खुद संजय गांधी। अब इस पूरे प्रोजेक्ट में दिक्कत क्या थी? इस पूरे प्रोजेक्ट में दिक्कत ये थी कि संजय गांधी के पास ना ही कोई इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस था, ना ही उनके पास इंडस्ट्री का कोई भी एक्सपीरियंस था। संजय गांधी क्योंकि इंदिरा गांधी के बेटे थे, इसलिए उनको बड़े आराम से गुड़गांव में लैंड्स दे दी गई टोकन रेट्स में। इसके अलावा उनको पब्लिक बैंक्स ने जितने भी उन्होंने लोन्स मांगे, ग्रांट्स मांगे, सब बड़े आराम से दे दिए गए। सिर्फ उनको हेल्प करने के लिए पूरी इंडस्ट्री के नॉर्म्स को चेंज कर दिया गया, लाइसेंसिंग रूल्स को चेंज कर दिया गया। अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट या कोई भी मिनिस्टर इसके खिलाफ आवाज़ उठाता था तो उनको या तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता था या उनकी सारी पावर वापस ले ली जाती थी। हालांकि संजय गांधी को हिंदुस्तान की तरफ से, इंदिरा गांधी की तरफ से, लीडिंग गवर्नमेंट की तरफ से हर तरह का सपोर्ट मिला गया, लेकिन फिर भी उनका ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो उनका प्लान था वो इनएडिक्वेट था, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था वो बिल्कुल ख़राब था। उनके पास किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिस वजह से जो डिज़ाइंस आते थे वो बिल्कुल ख़राब होते थे, बेकार होते थे, इनएडिक्वेट होते थे। इतना खर्चा करने के बाद, इतने लॉज में चेंजेस करने के बाद भी कभी भी संजय गांधी की इस कंपनी के द्वारा कोई भी गाड़ी एक्चुअली मैन्युफैक्चर हुई नहीं। यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि किस तरह से कंसंट्रेटेड पावर की वजह से एक हाउस होल्ड के पूरे अराउंड, जो कि इंदिरा गांधी का घर परिवार था, उसके अराउंड एक देश के पूरे लॉज बदल दिए जाते थे। इंदिरा गांधी के बेटे को सपोर्ट करने के लिए कंट्री के रूल्स और रेगुलेशंस चेंज कर दिए जाते थे, इंडस्ट्री के नॉर्म्स और पॉलिसीज को बदल दिया जाता था। इस कदर की पावर का मिसयूज किया गया। इसके अलावा जो कंट्री के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे, मिनिस्टर्स थे, वो सभी जो है संजय गांधी की तरफदारी करते थे। वो समझ गए थे कि अगर संजय गांधी को खुश रखा गया तभी जो है इस देश में कुछ भी किया जा सकता है। अगर किसी को इस देश में पावर चाहिए होती थी, पैसा चाहिए होता था, ग्रोथ या डेवलपमेंट चाहिए होती थी, ब्यूरोक्रेटिक इन्वेस्टमेंट करना होता था या कुछ भी करना होता था, तो वो सिर्फ और सिर्फ संजय गांधी के डिसीजन पे ही होता था। अगर संजय गांधी खुश तो हर चीज़ हो जाती थी, और अगर संजय गांधी ना खुश तो कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता था इस देश में। मारुति लिमिटेड जब कोलैप्स हो गई फाइनली, तो ये शाह कमीशन ने भी बोला था और ये कई हिस्टोरियंस ने भी बोला है कि ये पूरी जो कंपनी थी ये पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये पूरी कंपनी ही एक तरह से नेपोटिज्म का सिनोनिम थी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे के लिए, एक बेटे के लिए, प्राइम मिनिस्टर के, ये सब कुछ किया गया था। अब इसमें हंसी की बात ये है, इसमें एक तरह से सरप्राइज होने की बात ये है कि संजय गांधी की 1980 में डेथ के बाद मारुति लिमिटेड को दोबारा रिवाइव किया गया इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट द्वारा। इस बार उसका नाम रखा गया था मारुति उद्योग। अब यहाँ पे जो प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड लोग थे, जो प्रॉपर एक्चुअल एम्प्लॉयबल पीपल थे, जो इस इंडस्ट्री को समझते हैं, जो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, उन लोगों के हाथ में ये कंपनी दी गई थी। और ये हम सबको ही पता है कि मारुति हमारे देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि नेपोटिज्म की वजह से सक्सेस पाना जो है बहुत मुश्किल होता है।
वही कंपनी जो एक आदमी को हर तरह की चीज़ें दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, पैसा दिया गया, पावर दिया गया, फिर भी वो कंपनी किसी काम की नहीं थी। और वही कंपनी जब बिना नेपोटिज्म के लिए एक्चुअल एक्सपीरियंस लोगों को दी गई, तो वो आज हमारे कंट्री की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है। ये सारी अजीब सी चीज़ें, आप कह लीजिए इनको अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या जो भी कह लीजिए, इस हर चीज़ को सही ठहराया गया इमरजेंसी के दौरान। और एक तरह से इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी और उनके घर परिवार के लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी पावर को उनके पास रखने के लिए। इंदिरा गांधी के अलावा उस समय संजय गांधी सबसे ज़्यादा पावर में थे, हालांकि उनके पास कोई पोजीशन नहीं थी। तो और भी बड़ी अजीब सी चीज़ें की गई, जैसे कि लोगों को ज़बरदस्ती स्टेरलाइज किया गया, उनकी ज़बरदस्ती नसबंदी कर दी गई। ये क्यों किया गया था? ये हमारे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए किया गया था। अब अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए तो ये सरकार कुछ कर नहीं पा रही थी, पॉवर्टी को तो ये हटा नहीं पा रही थी। तो इन्होंने क्या सोचा, हम ना पॉपुलेशन ही कम कर देते हैं। जब पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो अपने आप नंबर्स बढ़ने लगेंगे। ये अजीब से डिसीजंस लिए गए और अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अनएथिकली लोगों का जबरदस्ती स्टेरलाइजेशन कराया गया। ये सब संजय गांधी के अंडर किया गया। इसके अलावा ताकि ये समझा जा सके कि बड़ी तरक्की हो रही है, जो बड़ी शहरों के स्लम एरियाज थे उनको जबरदस्ती तबाह कर दिया गया, उनको ब्यूटिफाई कर दिया गया, और जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे, जो बेचारे गरीब लोग थे, उनको पूरी तरह से वहां से हटा दिया गया, उनको रिलोकेट कर दिया गया, उनको उस अर्बन एरिया से बाहर फेंक दिया गया। तो जो बेचारा आदमी कुछ कमा भी रहा था वो भी अनएम्प्लॉयड हो गया, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि देखो कितना बढ़िया है ये शहर, यहाँ पे कितनी तरक्की है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो रही है, कितनी साफ सुथरी जगह है। ये तो कुछ चीजें हैं जिन्होंने इमरजेंसी की तरफ कंट्रीब्यूट किया और इमरजेंसी के दौरान इन चीज़ों को प्रैक्टिस किया गया। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ किया गया, और ये पूरा जो एक तरह से अत्याचार हुआ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें की गई, इसका एंड भी हुआ 1977 में। वो एंड कैसे हुआ, वो एंड क्यों हुआ, वो एंड किसने करवाया, और उस एंड के बाद इंदिरा गांधी और उनके परिवार का क्या हुआ, ये सब हम अब अगले वीडियो में समझेंगे। अगर यहाँ तक ये वीडियो आपको पसंद आया और आप चाहते हैं कि इसी तरह के हम और वीडियोस आपके पास लेके आते रहें, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, like our channel, and please do comment. Thank you so much for watching this video.